नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है, लेकिन सबसे भयावह हालत महाराष्ट्र में है, जहां देश के 70% से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं लखनऊ के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या फिर से लॉकडाउन वापस आएगा और अर्थव्यवस्था पर नए कोरोना वेरिएंट की चोट किस कदर पड़ने वाली है। इस पर प्राइम डिबेट का आगाज करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े डरा रहे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमण के दैनिक मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 62,000 से अधिक कोरोना मरीज मिले हैं और 291 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। कोरोना वायरस को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 1 साल बाद भी हालात भयावह हैं। सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इन्हीं राज्यों में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के रिकॉर्ड 62,298 नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कई महीनों बाद कोरोना मरीजों की ये संख्या सर्वाधिक है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,19,08,910 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इस जानलेवा संक्रमण से 291 लोगों की जान गई है। इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,61,240 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में हालात भयावह होते जा रहे हैं। कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में 28 मार्च से रात का कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को चेताया भी है कि अगर वे कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पाबंदियां और सख्त की जाएंगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 36,902 नए मामले सामने आए हैं और 112 लोगों की मौत हुई है। होली के चलते लखनऊ के अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब अस्पताल किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल में अतिरिक्त बेड रिजर्व किए जाएंगे। ट्रामा सेंटर में 50 बेड रिजर्व रहेंगे। अन्य अस्पतालों में 1 वार्ड आरक्षित रहेगा। आपातकालीन स्थिति को छोड़ सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 108 और 102 एम्बुलेंस को भी तैयार रखे जाने की योजना बनाई गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड संक्रमण गति पकड़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में लखनऊ में कोरोना के 347 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शहर में एक्टिव केस का आंकड़ा 1032 पहुंच गया है। बता दें, राज्य में लखनऊ ऐसा शहर है जहां कोविड के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उत्तर प्रदेश में अप्रैल के पहले हफ्ते से नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा सकती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
तो कोरोना वायरस के जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। इसी के पर आज हम डिबेट का आगाज करते हैं और आज मेरे साथ पैनल पर मौजूद है मेजर आशीष सपा नेता, साथ ही साथ शबनम पांडे बीजेपी नेता, पंकज रस्तोगी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर आपके पास आना चाहूंगी और आदर्श जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो ये नए वेरिएंट की बात हो रही है जो 18 राज्यों में ऑलरेडी मिल चुका है, जिसके लक्षण मिले हैं और पता चला है कि ये नया वेरिएंट है और यूरोप में थर्ड वेरिएंट आ गया है, तो ये कितना खतरनाक है, पहले हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी मैं बताना चाहूंगा कि जो वायरस है, वायरस इज वेरी डेंजरस माइन्यूट पार्टिकल, पैथोजेनिक पार्टिकल होता है। वो एज ए नॉन लिविंग सेल के थ्रू जो है लिविंग सेल में जो है डेवलप होता है और ये बहुत ही बॉडी में हानिकारक होता है। ये हमारी जो है लिविंग सेल के अंदर जाता है और वहां पे मल्टीप्लिकेशन करने लगता है। तो ऐसे ऐसे जब ये मल्टीप्लिकेशन होता रहता है तो इसके द्वारा जो है हमारी बॉडी में कुछ ऐसे नए वायरसेस तैयार हो जाते हैं जो आज जो है हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो चुके हैं। तो उससे ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा पावरफुल वायरसेस जो है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इसके बारे में नहीं पता चल पा रहा है कि जो अमेरिका और यूरोप में जो वेरिएंट मिल रहे हैं क्या ये वही है या उससे भी भयानक है, इसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इसके बारे में अगर बात करें तो वैज्ञानिकों इस पे जो है अलग अलग अपने मत दे रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये वायरसेस जो है उन वायरसेस से, कोरोना वायरसेस से डिफरेंट है, कुछ बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। अपना अपना जो है व्यू, अपने अपने जो देश हैं वो अपना अपना व्यू दे रहे हैं। लेकिन ये वायरसेस चाहे वो छोटे वायरसेस हों चाहे बड़े वायरसेस हों, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को काफ़ी हद तक हार्मफुल कर रहे हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना वीक कर देते हैं जिससे जो है ये एक लक्षण दूसरे से जो है डिफरेंट वैराइटीज में और डिफरेंट लोगों में जो है पहुंच रहा है। ठीक है पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह से बचा पाए, क्योंकि एक बार लॉकडाउन लग चुका है, दोबारा लॉकडाउन लगाने की हम स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम एक बार देख चुके हैं कि किस तरह से कितनी मार पड़ी है अर्थव्यवस्था पर और किस कदर अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जाती जा रही है। तो हम लॉकडाउन लगा नहीं सकते, कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है, तो रास्ता क्या है? देखिए, जिस तरह से विश्व की महाताकत बनने के चक्कर में चाइना ने इस वायरस को पूरे विश्व में फैलाया और इस वायरस, ये मानव सृजित वायरस है और इसको चाइना ने ही पूरे विश्व में फैलाया कि वो इसी बहाने जो है पूरे विश्व में इसके महामारी फैल जाए और सर्वाधिक लोग काल के ग्रास में जाए और वो विश्व की महाताकत बन सके। लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और 22 मार्च 2020 को देश में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के बाद स्थिति में काफ़ी सुधार आया। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के बाद काफ़ी सुधार हुआ। जिन देशों ने लॉकडाउन नहीं लगाया और जिन्होंने अनुपालन नहीं किया वहाँ बहुत भयावह स्थिति रही और लाशों के अंबार लगे। लेकिन अगर भारत की बात करें तो जिस तरह से 22 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा और उसके लगने के बाद जिस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे लॉकडाउन खोला गया और सारी चीज़ें पटरी पे हैं, लेकिन पब्लिक की उदासीनता और पब्लिक की लापरवाही का परिणाम यह है कि कोरोना जैसी वैक्सीन इंडिया द्वारा दो कंपनियों द्वारा बना देने के बावजूद भी पब्लिक द्वारा इसकी उदासीनता, पब्लिक ने एक तो वैक्सीनेशन में बहुत लापरवाही कर रही है, पब्लिक की जो है वैक्सीन नहीं लगवा रही है और दूसरी चीज कई जगह ये आप देखिए कई जिलों में 10% वैक्सीन बर्बाद हो गई। मतलब एक तो वैक्सीन इतनी मतलब कठिनाई से उपलब्ध हुई है और उसके बाद 10% वैक्सीन कई जिलों में बर्बाद कर दी गई। तो ये सब भी ध्यान देने योग्य है और पब्लिक की उदासीनता का ही परिणाम है कि आज क्या नाम है ये वायरस धीरे धीरे सबको ग्रैप्स कर रहा है। क्योंकि देखिए इम्यूनिटी पावर अगर जरा सी आपकी कमजोर होगी, आज अगर आप दें कोरोना 2020 में भयावह स्थिति में था और 2020 में भयावह स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में उसने अपने पैर नहीं पसार पाया। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का, जो हमारे किसान अन्नदाता प्राणदाता है, वहां के आबो हवा और वहां का खान पान ने ही लोगों को बचाए रखा। और अगर पूरे राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी पब्लिक ने जो लापरवाही की, जिस तरह से मास्क नहीं लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं करना, उसका ही नतीजा है कि आज स्थिति भयावह हो रही है और लोग इस बात को ध्यान नहीं दे रहे। लोगों के दिमाग में ये भ्रांति है
कि कोरोना की वैक्सीन लगवा लेंगे, कोरोना से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन पंकज जी, गांवों में नहीं गया कोरोना या क्या स्थिति थी वो हमने भी देखी, वहां पर भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कई जगहों पर। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह से आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अभी हमने केस देखा एसजीपीजीआई के डायरेक्टर और उनकी वाइफ तक 2-2 डोज लेने के बावजूद वो कोरोना संक्रमित हो गए। तो हम जो अक्टूबर 2020 के बाद से जो लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है, आज के टाइम की बात करें तो चिंताजनक तो है ना कहीं ना कहीं। 5 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। अब उसमें एक आध दो केस का कोई मायने नहीं रखता है कि अगर उनको किसी प्रकार की किस बीमारी के चलते या किस प्रिकॉशनली उनके प्रिकॉशन न लेने के कारण उनको कोरोना हो गया दोबारा, तो ये आप ये नहीं कह सकते। बहुतायत अगर होती कि 5 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी अगर क्या नाम ज्यादा से ज्यादा लोग संक्रमित होते पुनः होते तो ये कहा जा सकता था। इक्का दुक्का चीजों की बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी का अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है और हर तरह का उसका एक बॉडी का एक रेजिस्टेंस पावर होता है। नहीं, मेरा तो वैक्सीन पर सवाल नहीं उठा रही थी मैं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था कि जो अक्टूबर, वही मेरा कहने का था कि डॉक्टर आदर्श, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी क्योंकि एसजीपीजीआई के जो डायरेक्टर थे और उन्होंने दोनों डोज ली हुई थी, उसके बावजूद वो कोरोना संक्रमित हो गए। तो लोग जो एक मन में सोच ले रहे हैं कि हम वैक्सीन हमें अगर हमने डोज लगवा लिया है तो हम पूरी तरह से सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज मालूम थी। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए, जब ये वैक्सीन आई थी तभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि उसके बाद भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ेंगे, अगर आप ये नहीं लीजिएगा तो आपके ऊपर पुनः कोरोना अटैक कर सकता है। तो ये शुरू से कहा जा रहा है। अब उस जनमानस की उदासीनता और उसका ही नतीजा है उसकी लापरवाही का परिणाम है कि वो लोग काल के ग्रास में समाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ इस तरह के संसाधन उपलब्ध है इसलिए ठीक है, मौतों का आंकड़ा बहुत कम है। अभी आज देखिए 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1,61,000 मौतें हुई, तो ये एक तरह से बहुत हद तक बचाने का प्रयास है। और सभी सरकारों ने, सभी प्रदेश की सरकारों ने, भारत में इतनी इम्यून पावर है ऑलरेडी युवाओं में इस वजह से, क्योंकि संसाधन तो कम है। आप अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी जो शहरी लोग हैं उनके अंदर भी, लेकिन पंकज जी आप देखिए ना कि नया वेरिएंट आ चुका है। आप ये देखिए कि जिस तरह से, जिस तेजी से ये वेरिएंट बढ़ रहा है कि आज 61,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो 61,000 आंकड़ा बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। इसको रोकना होगा, नहीं रोका गया तो ये स्थिति बहुत भयावह होने की ओर अग्रसर है। तो पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, जो एक्शन लेना होगा वो तो लेगी, लेकिन पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। अगर पब्लिक इसकी ओर ध्यान नहीं देगी तो मुसीबत आना तय है। ठीक है, शबनम जी के पास मैं जाना चाहूंगी और शबनम जी से मैं पूछना चाहूंगी, शबनम जी आप नए वेरिएंट को लेकर आपकी सरकार किस तरह से कदम उठाने वाली, क्योंकि अभी तक हम कोविड-19 की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम चर्चा कोविड-19 की 2021 में लेकर आ गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जब पहली बार कोविड-19 का संक्रमण हुआ था और देश इस संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रहा था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारे देश ने बहुत अच्छे से उसके सारे प्रोटोकॉल्स निभाए। जन सहभागिता ने एक मिसाल पेश किया पूरे विश्व के अंदर। पर उसके साथ साथ उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ये बात बताया था कि देखिए, अब हमारी जीवन शैली में मास्क, 2 गज की दूरी और बार बार हाथों को धुलना, ये एक नियमित रूप से हमारे लाइफस्टाइल में रहना चाहिए। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये इस तरीके का वायरस है कि ये बार बार म्यूटेट होके अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ सकता है, और हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस लड़ाई में बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी और 2 वैक्सीन देश को समर्पित किया। आज देश के लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगाए हैं और 1 अप्रैल से 45 से ज्यादा उम्र वालों को भी वैक्सीन लगाने की छूट दी जा रही है। और ये वैक्सीन निःशुल्क है, सरकारी अस्पताल में कोई भी जाके लगा सकता है। पर जैसे ही दूसरा वेरिएंट का महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमाम ऐसे प्रदेशों में फैलने लगा और महाराष्ट्र में इस हाल में फैल गया कि पिछले 3 दिनों में 1 लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी सजग हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कुछ संख्या बढ़ी है, अभी बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, लेकिन सरकार उससे पहले ही कमर कस चुकी है। सरकार ने सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन जब उस नए वेरिएंट के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो कितना घातक है और उससे कैसे बचा जाए, तो लॉकडाउन हम लगा नहीं सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी ऑलरेडी हमें पता है किस स्थिति में है और जान पर हम लोगों की आने नहीं दे सकते। तो रास्ता बच क्या रहा है?
देखिए, जब कोरोना भी आया था, जब कोरोना का नया रूप आया था, तब भी हमारा देश इससे परिचित नहीं था, विश्व इससे परिचित नहीं था, पर विश्व ने अपने स्तर पर इससे लड़ाई लड़ी और हमारे देश ने भी लड़ी, लेकिन और हमने लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी। जबकि विकसित देशों की अपेक्षा देखा जाए तो हमारी स्वास्थ्य सेवा उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन सरकार ने उस लंबे कोरोना संक्रमण काल ने ही व्यवस्थाओं को बहुत सुजग किया। जहां एक हमारे पास टेस्टिंग लैब हुआ करता था बेंगलोर में, आज 242 टेस्टिंग लैब बनाया गया। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के तमाम अस्पतालों को तैयार किया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने कम समय में ही सरकार ने जिस तरीके से विभिन्न लेवल के अस्पताल बनवाए, पीपीई किट का किया, तो इसी तरीके से इस वेरिएंट के लिए सबसे पहली जो सजगता और सबसे पहली जो सुरक्षा है वो यही है कि हमें मास्क लगाना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा और हाथ बार बार धुलना होगा। जो एहतियात हम बरतते थे कोरोना के पहले वेरिएंट के लिए, उसी तरीके की एहतियात हमें बरतना होगा। और देखिए, यूके में अगर आप देखिए तो यूके में लंबे समय से बस 2 महीने की, पिछले मार्च से अब तक का अगर देखा जाए 2 महीने की केवल अब बीच में अगर खाली किया गया, लगातार अभी तक वहां लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि वहां की स्थिति बहुत ही, वहां की सरकार इसको संभाल नहीं सकी और ये नया वेरिएंट ने वहां बहुत उत्पात मचाया हुआ था। पर यहाँ सरकार ने पहले से ही सजग कर दिया, सारे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सबको में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चेकिंग ज्यादा होनी शुरू हो जाए, टेस्टिंग ज्यादा होने लगेगी। सवाल ये था कि हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं और दूसरा हम अर्थव्यवस्था को नहीं चोट पहुंचा सकते, लेकिन जान भी बचानी उतनी ही जरूरी है। ठीक है, निश्चित तौर मेजर आशीष पर मैं जाना चाहूंगी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से शबनम जी ने दावे करे और जो नया वेरिएंट मिला है उसका कुछ हमें पता नहीं है कि कितना घातक हो सकता है, किस तरह से अटैक कर रहा है आपकी इम्यूनिटी पावर से, और आपकी इम्यूनिटी पावर कोविड-19 जो पहला स्ट्रेन आया था उससे और सेकेंड स्ट्रेन से कितना लड़ने में सक्षम है। तो आपको स्थिति को देखते हुए क्या लगता है? देखिए, अगर आप कोरोना की लड़ाई को बहुत ध्यान से देखें तो आप उसको, जो उसके खिलाफ जो आपको एक्शन लेना है, आप उसको ब्रॉडली 2 क्लासिफाई उसमें कर सकते हैं। एक प्रिवेंटिव मेजर्स और दूसरा क्यूरेटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स वो जो आप कोरोना से पहले लेंगे कि आपको कोरोना ना हो, और दूसरा क्यूरेटिव मेजर्स जो आप तब लेंगे जब आपको कोरोना हो जाता है, वो एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, दोनों को ही हम इंडिविजुअल के लिए अलग और जो शासन और प्रशासन है उसके लिए अलग, हम उसे बाइफरकेट कर लें। अगर उन चीज़ों का फर्स्टली जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उस पर वर्क करना कि किस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स को इंश्योर करना है, लोगों को बताना है और उसका पालन कराना है। कहीं ना कहीं जब हम इस स्थिति पे अगर हम ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो हमें क्यूरेटिव मेजर्स पे हमें कम भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो एक अंधेरे में लड़ने वाली लड़ाई के समान है। क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि हम जो नया वायरस है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि अगर हम उसे प्रिवेंट कर लेंगे तो हम क्यूरेटिव उसमें जाएंगे नहीं। तो प्रयास एज एन इंडिविजुअल, एज अ गवर्नमेंट यही होना चाहिए कि हम जितने प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको जो है सख्ती से पालन करें और पालन करवाएं भी। ये इंश्योर करना मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी अब जैसे देखते हैं देश में बात हो रही है कोरोना की, कई जगह चुनाव हो रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं क्या कोरोना वायरस वहाँ पे जो है एक्टिव नहीं होगा? वहाँ भीड़ हो रही है, वहाँ रैलीज हो रही हैं किसी भी तरीके की। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ये करिए, और दूसरी तरफ आप चुनाव में जा रहे हैं। जब आप चुनाव में करेंगे, चाहे कम से कम भीड़ होगी, हम कहते हैं 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग तो जमा होंगे ही होंगे, जबकि देखा जाए तो रैलियों में तो 50-50 हज़ार लोग जमा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इंश्योर करना है, क्योंकि लोग जो यहाँ हैं जिनसे कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो वो कहते हैं कि भाई जब एक प्रदेश में आप कह रहे हो कि आप ये घर से मत निकलो, रात में घर में बैठ जाओ, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि 50,000 लोगों की बाहर रैली हो रही है, तो ये जो
दोनों तरफ जो अलग अलग मापदंड दिखाई देते हैं तो उससे मन में आता है कि पता नहीं सही में है कि नहीं है, तो पब्लिक जो है कहीं ना कहीं उससे डाइवर्ट हो जाती है। आपको एक ही मापदंड जो है पूरे के लिए रखना बिल्कुल, पड़ेगा। बहुत जरूरी है हमें जो भी सरकार को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको ट्रैक टेस्ट और जो ट्रीट करने की ये जो थ्योरी है इस पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रैक नहीं करेंगे कि कितने वायरस किस कदर फैल रहा है, उसके बाद उसको अगर हम टेस्ट और क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट, आशीष जी और मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर आप भी मेरी इस बात से वाकिफ रखेंगे कि आरटीपीसीआर टेस्ट ही मेन है। इसके अलावा जो भी टेस्ट हुए हैं मुझे नहीं लगता कि वो इतने, उनके जो टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं वो इतने सही थे जिस कदर हम मान रहे थे कि एंटीजन जो टेस्ट आया था उस समय वो मुझे नहीं लगा कि वो शायद तक वो बता पा रहा था कि आरटीपीसीआर टेस्ट के अलावा कि हाँ आपके अंदर पॉजिटिविटी है, कोरोना है या नहीं है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की जिम्मेदारी है इस वक्त। जी, मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, ये समय जो है आरटीपीसीआर टेस्ट का जो है बहुत ही पहले जैसे फ्रीक्वेंटली हो रहे थे, टेस्टों के द्वारा जो है हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि किसको हुआ है किसको नहीं हुआ है, उस हिसाब से अब जो है टेस्टिंग जो है बहुत ही कम कर दी गई है। अगर हम बात करें गाँव में, आज गाँव में जो है कोरोना की स्थिति जो है कोई ऐसी भयानक नहीं है, वहाँ पे लोग फ्रीली रह रहे हैं, वो उनके माइंड में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर एक इंसान जो है खौफ में जी रहा है। क्यों ऐसा जी रहा है? क्योंकि बहुत से लोगों को अगर ऐसा कुछ लगता है, उनको कोरोना के लक्षण कुछ दिखाई भी पड़ते हैं तो वो बताना नहीं चाहते हैं। किसी को बताने में वो सोचते हैं कि हमारी इंसल्ट होती है, हम कहीं जो है लॉक ना कर दिए जाएं, कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन में ना कर दिया जाए, इसलिए वो अपने आप को फ्रिक्वेंटली टेस्ट के लिए नहीं जाते हैं, ना अपने आप को बताना चाहते हैं। और वो अगर ऐसा कुछ होता है, कभी कभी देखा जाता है कि उनको कोरोना हो चुका है और वो स्वस्थ लोगों के संपर्क में भी आ जाते हैं और उनको कभी ये नहीं बताते हैं कि नहीं मुझे कोरोना हो चुका है या होने वाला है या ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें, आपने जैसे बताया कि पीजीआई में जो है डॉक्टर साहब ने जो है वो लगवाया टीका, उसके बाद भी उनको जो है, तो अगर हम बात करें, देखो वायरस जो होता है वो कई तरह के होते हैं, वायरसेस में जो है अपने उनकी पावर होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या होते हैं, सब एक दूसरे से मिलते रहते हैं शहरों में, उनके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति आया और उनकी बॉडी जो उस हिसाब से उस समय जो वैक्सीन बनाया गया था, ठीक है, उसको उस लेवल पे देखा गया था, लेकिन जो आज का वायरस है हो सकता है उससे स्ट्रांग हो। बिल्कुल। और आदर्श, डॉक्टर आदर्श, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जितना मैंने स्टडी किया और जितना मैंने वायरस के बारे में अगर पढ़ा है तो उसमें ये मेन चीज निकल के आती है कि वायरस कभी मरता नहीं है जी। वो डे बाय डे स्ट्रांग होता है और अपनी कंपैटिबिलिटी को और ज्यादा स्ट्रांग कर आपके ऊपर वो हमला करता है। तो अगर हम ये चीज सोच रहे थे कि कोरोना वायरस कम पड़ेगा या कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, लोगों के दिमाग में ये था, तो वो नहीं होता है। वो एक और स्ट्रेन बन के आया है, जो वेरिएंट के, हम नए वेरिएंट की बात करें, कहीं ना कहीं वो हो सकता है जिस तरह से रूप बदल रहा है कोरोना। जी, मैं बताना चाहूँगा, जो वायरस होते हैं बहुत ही माइन्यूट पैथोजेनिक पार्टिकल होते हैं, इन विच मल्टीपल ओनली ऑन लिविंग सेल पर ही मल्टीपल करते हैं। दूसरी बात, वायरस में ये सबसे खास बात होती है कि उसमें दो टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं, एक लिविंग कैरेक्टर और नॉन लिविंग कैरेक्टर। लिविंग कैरेक्टर उसका ये हुआ कि वो किसी भी लिविंग सेल के कांटेक्ट पे आने पे ही वो मल्टीप्लाई करेंगे, और नॉन लिविंग कैरेक्टर वो होता है कि वायरस को अगर बॉटल्स में रख दिया जाए तो चाहे वो सालों तक, 20 साल तक रखे रहेंगे, एज इट इज वैसे ही रखे रहते हैं। तो वो एक तरह से कह सकते हैं जैसे रस्सी होती है, रस्सी को चाहे जितना पीटो वो नहीं मरेगी, वैसे ही वायरस होते हैं, इतने माइन्यूट पार्टिकल होते हैं जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये वायरसेस इतने माइन्यूट होते हैं कि किसी भी लिविंग सेल के जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वहां पे मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं। 1 से 2 होंगे, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे मल्टीप्लाई करके हमारी बॉडी की जो आरबीसीज होती हैं, हमारी बॉडी की जो ब्लड होती है, उस पर कंट्रोल करके अपनी एक तरह की प्रजाति पूरी बनाकर हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए जरूरी है कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को भी उससे बचाना है। जिस तरह से मैं लगातार ये अपील करती रहती हूँ कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हो, क्योंकि वायरस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कभी मरता नहीं है। तो अगर हम ये सोच पाल लेंगे कि वायरस खत्म हो जाएगा या वो मिट जाएगा पूरी तरीके से, तो वो नहीं होता है। पंकज जी, मैं आप पे आना चाहूंगी और मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना एक बार फिर बढ़ रहा है, लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन हम लॉकडाउन लगा नहीं सकते, और लेबर क्लास जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, 94%
इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं तो उनको ट्रीट करना सबसे ज्यादा हमें जरूरी नहीं हो जाता है? जिस तरह से हमने पलायन देखा लेबर क्लास का और जिस तरह से उनकी स्थिति देखी, उस पर कहीं ना कहीं उनको वैक्सीनेट करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना ने अपने पैर पसारे हैं, तो ये जो ग्रॉस लेवल के लोग हैं इनको भी जो वैक्सीनेशन की नितांत ज़रूरत है और इनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कीर्ति जी कि पब्लिक को अवेयर करना, और पब्लिक के इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और पब्लिक को टीवी चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनको अवेयर किया जाए कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना ने अभी अपना दूसरा स्ट्रेन स्टार्ट हो गया है और ज़्यादा जल्दी लोग उससे ग्रस्त संक्रमित हो जा रहे हैं। तो आप इसके लिए एकदम अलर्ट रहिए, बी अलर्ट, आप अलर्ट रहिए और किसी प्रकार का सब प्रिकॉशनरी मेजर लीजिए और हर तरह की चीज़ों का सेवन करिए, तमाम चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अन्यथा अगर कोरोना हो गया तो आप किस स्थिति में पहुंच जाएंगे उसमें फिर जो है कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1,61,000 लोगों की मौत हुई, तो उसमें अगर आप देखिए कोरोना से, तो उसमें 80% 90% आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। बिल्कुल, उनको कोरोना ने जल्दी ग्रैप्स किया और वो उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर होने के कारण वो काल के ग्रास बने। तो ये भी आप समझिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और ये सब सामान्य प्रक्रिया है कि हाथ धोना, सैनिटाइजर नहीं भी है तो आप हाथ दिन भर धोते रहिए, मास्क लगा के चलिए। तमाम चीज़ें अगर आप पहले कर रहे थे तो अभी आप क्यों नहीं कर सकते? इन चीज़ों का आपको अनुपालन करना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार को और अपने स्वयं को भी बचाना चाहते हैं तो इसका करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अर्थव्यवस्था बिल्कुल, बनानी थी, तो हमने लॉकडाउन खोला और लॉकडाउन खोलने के बाद लोग इतने आचिंतित हो गए कि उनको ये चीज जरूरत ही नहीं लगी कि हाँ कोरोना अभी भी कायम है। तो भाई देखिए, लोगों को इस तरह देखिए, सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, स्कूलों में बच्चे संक्रमित होने लगे, टीचर संक्रमित होने लगी, टीचरों की कुछ लापरवाही रही। बच्चे तो बच्चे हैं, तो ये टीचर का अवेयर करने का काम था, उन पे कड़ाई से उनका अनुपालन करने का काम था। कई स्कूलों में, लखनऊ के ले लीजिए, 50-50 बच्चे संक्रमित हुए तो सरकार पंकज जी, हमने यहाँ तक केसेस सुने हैं कि टीचर संक्रमित होने के बावजूद वो स्कूल में आते रहे, पढ़ाते रहे बच्चों को। ये गंभीर लापरवाही है, ये उस पर एक्शन होना चाहिए। और जिस स्कूल की टीचर अगर कोरोना संक्रमित है और उनके क्या नाम है, उनकी प्रिंसिपल को ये कड़ा एक्शन लेना चाहिए और ऐसे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आज का समाज का भविष्य है। तो उनके ऊपर अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह से 50-50 बच्चे संक्रमित निकले तो ये कहीं ना कहीं से टीचरों की लापरवाही का ही परिणाम है। तो टीचरों को भी इस पर ध्यान देना होगा। देखिए, समाज सबसे चलता है, सारे लोगों की अगर जागरूकता रहेगी तो समाज में कोरोना क्या कोई भी बीमारी पनप नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप खुद ही लापरवाही करेंगे तो आप स्वयं तो ग्रसित होंगे ही और अपने इष्ट मित्रों के साथ साथ अपने परिवार को भी आप कोरोना से संक्रमित करेंगे। और अगर आप क्या नाम सरकारी, ठीक है, सरकार ने सब तरह के इंतजाम कर रखे हैं कोरोना में। सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे सेंट्रल की सरकार हो, चाहे अन्य प्रदेशों में प्रिकॉशनरी मेजर और सरकारों ने बहुत काम किया, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको स्वयं को भी अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी क्या नाम है इस पे विजय प्राप्त की जा सकती है। अन्यथा बड़ा मुश्किल है इस पे विजय प्राप्त करना। और तमाम चीज़ों का आप सेवन करिए, इस तरह का अपने जीवन शैली को इस तरह का बनाइए और तमाम चीज़ों में ध्यान दीजिए। मैं इस डिबेट के माध्यम से आम जनमानस से आग्रह करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, हाथ को धोइए, हाथ सैनिटाइज करिए। इन चीज़ों का अनुपालन करते रहिएगा तो कोरोना आपको कहीं ना कहीं ग्रसित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप इन प्रिकॉशनरी मेजर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सरकार कितने भी प्रयास कर ले, वो सीधी सी बात है, उसके बाद आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए जनमानस को इस ओर, अभी तक जब तक ये कोरोना चल रहा है, कोरोना ये वायरस, जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने बताया कि कभी ये वायरस मरता नहीं, तो इस बात को पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा और पब्लिक को बहुत जरूरी है। और सारा ठेकड़ा अगर आप सरकार पे ही फोड़ लीजिए कि नहीं सरकार देके करे तो ये संभव नहीं है। लेकिन पंकज जी, जिम्मेदारी तो सरकार की भी है ना। जिम्मेदारी सरकार की है, वो आपका कहना सही। सरकार की जिम्मेदारियां पंकज जी फिर वो रैलियों में क्यों गायब हो जाती है? सरकार ने, देखिए, एक मिनट उस पर किसान पंचायतों में क्यों गायब हो जाती है? आपको बात बता रहे हैं। अभी देखिए, हाई अलर्ट सरकार ने घोषित कर दिया, सब कुछ कर दिया, सारे अस्पताल हाई अलर्ट पे, सब पे हैं। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी, अगर आपने कहा कि जैसे रैलियों में उसकी बात कर रही हैं आप, तो आप ये देखिए, ये सब दलों की बात बनती है, सारे दलों की जिम्मेदारी बनती है, सारे दल इसके लिए जिम्मेदार है। खाली एक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकारी जिम्मेदार नहीं है। 5 राज्यों में आज चुनाव हो रहे हैं, सारे दल प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से, मतलब प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, आप कहीं 5 लाख की कोई भीड़ कर रहा है तो उससे बड़ी भीड़ हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से सब में प्रतिस्पर्धा की भावना है। अगर सबने ये कहा होता कि नहीं वर्चुअल रैली के थ्रू हम रैली करेंगे तो उसका स्वागत होता और सारे लोग करते। लेकिन
सबको कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि किसी तरह से हम 5 राज्यों में अपनी विजय का पताका लहराएं और हम वहां पर अपनी सरकार बनाएं। ठीक है। इसके लिए इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है पंकज जी। मेजर आशीष जी, कहीं ना कहीं इशारा पंकज जी का आपकी ओर भी था कि किसान महापंचायतें होती है उसमें हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। जिस तरह से आपने कहा कि बंगाल में रैलियां हो रही हैं, असम में रैलियां हो रही हैं, रैलियां नहीं होनी चाहिए तो किसान महापंचायतें भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से कुछ दिन पहले अभी मेरठ में अखिलेश यादव किसान महापंचायत करके आए हैं, तो वहां पर भी हमने हजारों की भीड़ देखी थी। देखिए, मैं शुरू से वही कह रहा हूँ ना कि ये फैसला विपक्ष तो नहीं ले सकता कि रैलियां नहीं होंगी या अगर पाबंदी लगा दें, ये हक तो सरकार के पास है। अगर सरकार ये पाबंदी लगा दे तो हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता। व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तो कुछ होती है ना। नहीं, व्यक्तिगत जिम्मेदारी फिर ये हो जाती है ना कि जब किसान आंदोलन पे बैठा है तो विपक्ष कहाँ है। यही टीवी चैनल पे सारे लोग पूछते हैं विपक्ष कहाँ है, वो क्यों जो है विपक्ष कहाँ, हम ये नहीं, पूछते हैं किसान जब एक आंदोलन से जिम्मेदाराना विपक्ष से कोई मतलब कोई नहीं। मुद्दा होता है तब किसान इस पर आंदोलन विपक्ष से कहाँ विपक्ष है? से कोई मतलब नहीं। जब किसान आंदोलन कोरोना किसानों पे का अगर- आंदोलन। आप अगर कोरोना को लेकर फिर आप आवाज उठाइए ना कि क्यों ये रैलियां हो रही है, किस वजह से हो रही है, कैंसिल कर देनी चाहिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे उस ये चीज में। फैसला सरकार करती है ना कि चुनाव कराना। अब जब चुनाव कराने का फैसला सरकार कर लेगी तो जो रैलियां होंगी या जो चुनाव प्रचार होगा वो तो होगा ही होगा। फिर उसे आप कैसे रोकेंगे? तो अगर आप चुनाव ही को रोक लें, आप चुनाव को इस वक्त रोक ले इन स्थितियों को देख करके, तो कोई भी रैली वगैरह नहीं कर पाएगा, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। आशीष जी, ये समझिए ना कि जब चुनाव में देरी होती है तो आप आवाज उठाते हैं कि नहीं, देखिए- लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, बिल्कुल। रैलियां नहीं, चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, रैलियां करना जरूरी है, ये कहीं नहीं लिखा है। पंचायत नहीं, चुनाव में देखिए जरा सा लेट हुआ, मार हो हल्ला होने लग गया। पंचायत चुनाव देखिए, को चुनाव जो पंचायत चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी वो किस तरीके से आरक्षण कर रही थी, कोर्ट ने भी फरकार लगाई, वो इसलिए हो रहा था। तो वो जो उसमें जो ड्रामा कर रही थी प्रदेश की सरकार, वो ड्रामा जो है एक्सपोज हो गया। कोर्ट ने भी कोई उसको ड्रामा सही नहीं है। कर दिया। देखिए वो हर ड्रामा बार था मान्यवर, 1995 उसको ड्रामा ही से चला कहते हैं रहा और है, कुछ नहीं ड्रामा कहते नहीं है। हैं। 1995 से ड्रामा ही कहते हैं, नहीं उसको नहीं ड्रामा ड्रामा ही नहीं है। रहने दीजिए। 1995 से वो और मैटर कोर्ट चला ने है। ड्रामे को और खत्म 11 कर दिया है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 11 आप फरवरी कोर्ट की 2021 एक 11 बार फरवरी 21 को विधिवत तरीके से पढ़ ले, आपको पंकज जी, समझ में आ आशीष जाएगा जी, जो नाटक प्लीज, जो पंकज नाटक जी, दिखाया जा रहा है। आशीष जी और पंकज जी, प्लीज। नौटंकी को नौटंकी को कोर्ट ने खत्म कर दिया है मान्यवर। 2021 को 2011 फरवरी मुझे लग रहा है आपको आरक्षण का मुद्दा था, वो आरक्षण का मुद्दा था कि वो आपने अपना तर्क दिया। मुझे माफ कीजिए, आप और उसके पत्रकार बाद होने के आपने- बावजूद आपकी आवाज मुझे दबानी पड़ रही क्योंकि वो आरक्षण का मुद्दा था। नहीं, आरक्षण का मुद्दा था, इन्होंने अपना तर्क रखा, नहीं, सरकार वो ने आरक्षण को हम नहीं जोड़ सकते उसको हाई कोर्ट ने कोरोना से। ओवर रूल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हाई कोर्ट जाइए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, शबनम जी उस तो चीज का तर्क जवाब दे रखना देंगी। सबका ठीक है काम। पंकज जी, शबनम जी उस चीज का जवाब दे देंगी। आशीष जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या लगता है जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ रहा है, हमें कहीं ना कहीं वैक्सीन की डोज और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन देनी चाहिए ताकि कहीं ना कहीं एक सुरक्षा का घेरे के अंदर हम लोगों को ले आए। जाहिर सी बात है, अगर वैक्सीन बनी है और जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि बहुत कारगर है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वो वैक्सीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लगे। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि लोग जा रहे हों या सरकार द्वारा कोई ऐसी पहल की जा रही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएँ। क्योंकि अभी परसों ही मेरे इन लॉज गए थे और 15 मिनट में लगवा के आ गए, वहाँ कोई भीड़ ही नहीं थी, लोग आ ही नहीं रहे हैं वहाँ पे लगवाने के लिए, ज़्यादा है ही नहीं। तो जब वैक्सीन बन चुकी है तो इसको इंश्योर करना, अवेयरनेस आप क्रिएट करेंगे, लेकिन हो सकता है अवेयरनेस के बावजूद लोग ना आए, तो ये इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप कुछ भी करके इंश्योर करें कि लोग आकर के वहाँ वैक्सीन लगवाएं। तो ये इंश्योर करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वैक्सीन बनी है और अगर वो लग नहीं रही है और अगर वही एकमात्र अगर कुछ भी मैं कहता हूं अगर 70% भी इफेक्टिव है तो हमको उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। जी, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से अखिलेश यादव और बड़े बड़े प्रमुखों के जो बयान आते हैं उनको भी कमिट ये चीज करनी चाहिए, जैसे मायावती उठ के आई और उन्होंने खुद वैक्सीन लगाई, तो क्यों अखिलेश? क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश में बड़ा विपक्ष का चेहरा है वो, तो उनको भी जिम्मेदाराना तरीके से सामने आना चाहिए और वैक्सीन को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं बिल्कुल करना चाहिए और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जरूर करेंगे। आने वाले समय में अब कौन सा समय बचा है आशीष जी? देखिए, मैंने कहा ना कि ये एक व्यक्तिगत बयान उनका रहा कि जिसमें उन्होंने बड़े मंच बड़ा था, बिल्कुल मानता हूं। व्यक्तिगत बयान आप अपने लिए लेकिन दे आप सकते ये हैं भी अपने समझिए 4 कि लोगों के आज अगर मोदी जी ने वैक्सीन लगवा ली, आज बड़े बड़े लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, मेरे ख्याल से शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर्स बचे हैं जिन्होंने नहीं लगवाई। हमें भाजपा की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि आप फिर ये बोलेंगे कि सबने भाजपा लगवाई, की सरकार है लेकिन तो उन्होंने उनके वैक्सीन लगा दी। लगवाने के बावजूद
तो ये मान लेना कि अखिलेश यादव कल कह देंगे तो बहुत से लोग लगवाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअल डिसीजन है और इसको इंश्योर लेकिन कराना आप है हमें। देखिए, आप कहीं ना कहीं कुछ माइंडसेट तो चेंज कर रहे हैं ना, आप ये तो मानेंगे। आप मास में नहीं कर रहे, बट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का तो आप माइंडसेट इससे चेंज कर रहे हैं। जो समाजवादी हैं, जैसा आप लोग कहते हैं, उनका माइंडसेट तो इससे चेंज हुआ ना। हाँ नहीं, बिल्कुल होगा। और मैं समझता हूँ कि उनको आगे आकर के जल्द से जल्द जो है वैक्सीन लगवाना चाहिए और ऐसा संदेश लोगों के बीच देना चाहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी भी वैक्सीनेशन जो है जिस तरीके से लगना चाहिए वो नहीं लग रहे, तो वैक्सीन बनाने का फायदा ही क्या हुआ जब लोग लगवा नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। इसके लिए हर एक पार्टी को सामने आकर के इस पे जिम्मेदाराना तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन मुझे नहीं लगता किसी पर्टिकुलर पार्टी की है, ये हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई है। और जिस तरह से उन्होंने बोला है कि 70 से 80% तक कारगर है, तो हम इसकी ये भी नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन लग गई उसके बाद वो संक्रमित हो गए तो वैक्सीन खराब है। नहीं, क्यों डॉक्टर आदर्श, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे प्लीज टोक दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें 70 to 80% वैक्सीन की स्टेबिलिटी बताई गई है और कुछ टाइम लगता है इसमें आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होने के लिए। तो वो एंटीबॉडीज डेवलप होने तक आपको कहीं ना कहीं कोरोना के जो तमाम प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। यस यस, हम बताना चाहेंगे कि जैसे बहुत से लोगों में आपने पहले देखा होगा जिन लोगों को कोरोना हुआ था और उन्होंने दवाएं लिया, उसके बाद में फिर उन्होंने अपना एंटीजन टेस्ट कराया। एंटीजन टेस्ट कराने के बाद उन्होंने देखा कि उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ ऐसे डेवलप हो चुके हैं जो उसके अगेंस्ट लड़ने की पावर जो है बॉडी में सेल्फ, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बाहर से आने वाले जो वायरसेस, बैक्टीरिया और ये पार्टिकल्स होते हैं उनसे लड़ने की पावर रखता है। अगर हम बात करें वायरस जो होता है इतना ही डेंजरस होता है, अगर एक व्यक्ति को जुकाम हो जाए, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी की इतनी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर देता है कि वो एक तरह से जो है हमारे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे जैसे लोहे में जंग लग जाती है उस तरह से डिसॉल्व कर देता है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का होना बहुत ही मस्ट है। जैसे ये वैक्सीन हमारे बॉडी में जाते हैं, वो बॉडी जो है सेल्फ जो है उसमें देखती है कि इसमें कितने एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है और उस तरह से अपने आप को नेटवर्क बनाने लगती है। जब हमारे बॉडी में कोई भी पार्टिकल बाहर से इंजेक्ट होने की कोशिश करता है, वो एंटीबॉडीज एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं जिन्हें हम WBC सेल्स भी बोलते हैं, और वो फैगोसाइटोसिस करते हैं और उनको किल करने की वर्क करते हैं। ये वैक्सीन जो है अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में इसीलिए थोड़ा सा कुछ वक्त लग रहा है कि हमारी बॉडी में ये जा रहे हैं और उसके बाद वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी पे काफी ज्यादा निर्भर करता है। अगर किसी बॉडी इम्यून सिस्टम उसका जो है ज्यादा वीक है और उसको हाई डोज दिया गया, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये उसकी प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है। बिल्कुल, वैक्सीन आ गई है लेकिन हमको तमाम पहलुओं पर अभी भी रिसर्च जारी है, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में भी कहीं से काफी हफ्ते लगते हैं, तो उस तक बनने तक भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। शबनम जी, मैं आप पर आना चाहूंगी और मैं ये पूछना चाहूंगी कि लॉकडाउन लग चुका है, हम स्थिति देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब जब सेकेंड स्ट्रेन सामने आ गया है, यूरोप में थर्ड स्ट्रेन भी आ चुका है, तो लॉकडाउन के अलावा हमारे पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, लॉकडाउन तो आखिरी विकल्प होता है। उससे पहले जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं उसको लेने की जरूरत है। और हम मेरा तेरा और इसका उसका इस तरह के आरोप लगाकर कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी की लड़ाई को हल्की नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर कहा जाए चुनाव का, तो चुनाव कब होना है नहीं होना, इसका निर्णय सरकार नहीं, चुनाव आयोग लेती है। और विपक्षी दलों के नेता अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देके एक अफवाह का माहौल बनाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है वैक्सीन के प्रति उदासीनता, क्योंकि लोगों के मन में एक शंका घर कर जाती है। भले ही उन्होंने गलत बयान दिए, लेकिन उनको सामने आकर इस बयान को वापस लेना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए जनता से, और जनता के स्वास्थ्य के प्रति अपने को जिम्मेदार आशीष जी ने कहा कि वो बिल्कुल जिम्मेदाराना तरीके से उन्होंने ये चीज कही कि बिल्कुल अखिलेश जी को सामने आना चाहिए और उन्हें ये चीज बोलनी चाहिए
और कहीं ना कहीं वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये था कि देखिए हम वैक्सीन का तो है कि जो 60 साल से ऊपर वाले हैं उनको ही अभी लग रहा है, 60 साल से नीचे जितने भी नेतागण हो या आम आदमी हो उनको अभी वैक्सीन नहीं लग रहा है। ठीक तो है। वो तो 1 अप्रैल के बाद से वो ले सकते हैं, या अमित शाह जी की बात कर रहे हैं तो अमित शाह जी भी 1 अप्रैल के बाद लेंगे। जो 60 से ऊपर वाले नेतागण थे उन लोगों ने लिया है। और जो भी अपने समाज में नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें पहल करना होगा। और ये लड़ाई ऐसी है, ये केवल सरकार की लड़ाई नहीं है, इसके साथ जन सहभागिता बहुत जरूरी है। जैसा कि कोरोना के पहले प्रकोप के दौरान देखा, या देखिए उत्तर प्रदेश में भी जब जेई जैसी बीमारी पूर्वांचल में फैली, दशकों से 2-3 दशक तक उत्तर प्रदेश इसके मकड़ जाल में रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की इच्छा शक्ति और जन सहभागिता से उसको उखाड़ फेंका गया। इसी तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट आए या पुराना वेरिएंट रहे, सरकार ने कमर कस ली है। अपने 674 जो उनके हॉस्पिटल्स हैं L1, L2, L3 उनमें पूरी सुरक्षा कवच तैयार कर ली है। हेल्प डेस्क को सजग कर दिया गया है और जन सहभागिता की बहुत जरूरत है। वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जिस एज ग्रुप को सरकार ने अलाउ किया उन्हें करवा लेना एज ग्रुप चाहिए। ठीक है शबनम जी, हाँ, लेकिन लेबर क्लास की मैं बात कर रही थी, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट कंपनी को, जिस तरह से हमने जब लॉकडाउन लगा था, अर्थव्यवस्था की चोट सबसे ज्यादा रियल एस्टेट कंपनीज को लगी थी। और हमने जब बात भी करी थी, पंकज जी आपको भी याद होगा, जब हम डिबेट कर रहे थे अर्थव्यवस्था को लेकर, तब भी हमारी यही थी कि रियल एस्टेट पर सबसे ज्यादा चोट पड़ी है। उसके बाद पलायन किया लेबर क्लास ने, तो उनको भी वैक्सीन की डोज उन तक पहुंचाना भी उतना ही अनिवार्य हो गया है आज के टाइम पे। देखिए अब 40 से ज्यादा उम्र वालों को तो सरकार ने 1 अप्रैल से अलाउ कर दिया है और वैक्सीनेशन कराने की सुविधा बहुत आसान है। कोई भी हॉस्पिटल में जाके अपने आधार कार्ड को लेके जा सकता है और वैक्सीनेशन सरकारी अस्पताल में करा सकता है, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के। तो बस अब कुछ ही दिनों का है जिसमें कि मुझे लगता है 40 से ज्यादा उम्र वाले में बहुत से लेबर्स, बहुत से ऐसे लोग जिन्हें घर से बाहर कमाई के लिए जाना पड़ता है, उन सभी को वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद बार बार सजग किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद हमें उन सभी प्रोटोकॉल को नहीं भूलना है, क्योंकि वायरस, देखिए सर्दी जुकाम जैसे भी जो बीमारी है वो भी वायरस से संक्रमित होता है। घर में एक जन को होता है तो सभी को होता है, वैसे ही ये भी वायरस है। हमें अपने सारे मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना और बेवजह बाहर जाने से बचना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए। लेकिन शबनम जी, जब लोग लापरवाह हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए कि सरकार को कठोर हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लॉकडाउन तो कर नहीं सकते, तो हम ये तो नहीं मान सकते कि हम कोरोना के साथ ही जीना सीख लें। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस कदर कठोर हो जाना चाहिए। आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बहुत तेजी से इस पे कार्रवाई करना शुरू कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में अभी कुछ ऐसे स्कूल्स और कुछ ऐसे स्थान जहां पे कोरोना संक्रमण पाए गए उन्हें सील किया गया है और सरकार, मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को सजग किया है कि वो फिर से उसी तरीके से अपनी तैयारियां कर ले, अस्पताल से लेके हेल्प डेस्क तक और जागरूकता को भी लेके कि जनता को जागरूक तमाम तरीके से किया जाए कि वो एहतियात बरतें। क्योंकि देखिए ये बीमारी ऐसी है, इसमें जनता को सजग होना बहुत जरूरी है। अगर सरकार सारे इलाज का प्रबंध कर भी दे, लेकिन संक्रमण रोकने के लिए कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हम जबरदस्ती घर के अंदर नहीं ला सकते लॉकडाउन के अलावा। लेकिन तो ये जो महामारी है उस पर हमें ये चीज भी करनी पड़े तो हमें कर जाना चाहिए। जी एकदम, जरूरत पड़ेगी तो सरकार हर कदम उठाएगी। जी, लेकिन आदर्श जी आप शायद कुछ कह रहे थे। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ज्यादातर अगर हम बात करें भारत की जो है 70% जो आबादी है वो गाँव में रहती है जी। 20% लोग जो है शहरों में रहते हैं, लेकिन वो 20% की वजह से उन 70% लोगों में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि ये जो 20% लोग हैं उनको अगर कड़ी, जो आपने जैसे बताया कि इनके ऊपर जो है कोई, अगर हम लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर हम कोई ऐसा कड़ा नियम लगा सकते हैं कि जिसके द्वारा हम उनको प्रिकॉशन लिया जा सके या क्योर किया जा सके, जो भी किया जा सकता है। आज की अगर हम बात करें जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे
हमें पाबंदी लगा देनी चाहिए कि इतने लोग ही जा सकते हैं, ऐसी सारी सुविधाओं को। ये त्योहार होने के बाद अगर उन कड़े फरमान नहीं आए सरकार की तरफ से, तो लॉकडाउन के अलावा कोई हमारे पास विकल्प नहीं बचेगा अगर यही स्थितियां बची। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है आबादी बहुत है, सरकार के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण कार्य होगा कि अगर हम घर घर जाके लोगों का टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन हमें ये करना जरूरी हो गया। डॉक्टर मेजर आशीष, आपको क्या लगता है कि ये जो लोकतंत्र का हम नहीं हवाला देके हम घर घर नहीं जा सकते, लेकिन अब जरूरी हो गया है कि आप जबरदस्ती टेस्टिंग करें और आप हर एक घर को सुनिश्चित करें कि हाँ, इस घर में टेस्टिंग पूरी हो गई है। मैं कहना चाहूंगा जैसे पोलियो पिलाया जाता था तो घर जा जाके ही पिलाया जाता था, ठीक है, तो क्या इसको नहीं पिलाया जा सकता है, या इसको जो है क्यों नहीं किया जा सकता? जिस हिसाब से टेस्टिंग और सारी चीजें, आशा बहू, ये सारी होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, तो सरकार को इस समय अपनी सारी व्यवस्थाओं को रेड अलर्ट पे लाके लगातार ट्रैक, टेस्ट और टेस्टिंग की बात कर रही हूँ। अगर ये चीज ट्रैकिंग नहीं होगी तो हम नहीं पता कर पाएंगे। लोग अपने घरों में अभी भी बैठे हैं। मेजर आशीष, आपको ही पता होगा, काफी केसेस आपने भी देखे होंगे कि सिम्टम्स होने के बावजूद, कांटेक्ट में पॉजिटिव आने के बावजूद, लोगों के जो पॉजिटिव है उनके कांटेक्ट में आने के बावजूद लोगों ने टेस्ट कराना जरूरी ही नहीं समझा। देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोगों की शुरुआत में मानसिकता ज़रूर रही है कि अगर आस पड़ोस में लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ किसी परिवार में किसी व्यक्ति को जो है वो कोरोना है, तो लोग हमें जो है थोड़ा हीन भावना से देखेंगे, या कुछ इस तरीके का एक सोसाइटी के अंदर माहौल बनता है। लेकिन अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें चेंज ज़रूर आ रहा है, लेकिन कई बार लोग इस कारण से न हो करके सिर्फ एक कैजुअलनेस में ही कि हम 14-15 दिन 20 दिन घर में रह लेंगे और ठीक हो जाएंगे, इस तरीके का स्वयं से जो उपचार करने लग जाते हैं, वो भी एक वजह है जिस वजह से लोग जो है कई बार टेस्ट नहीं करा रहे हैं। हाँ, ये पहल अगर इस तरीके की जा सके, अगर वैक्सीनेशन को लेकर के, कि जिस तरीके से जब चुनाव आता है तो लोगों के घर पर्चियां जा सकती हैं, जो कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो उनके पास लोग होते हैं, तो सरकार के पास भी लोग हैं, इसके पास पूरा एक तंत्र है। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप एरिया वाइज जो है वैक्सीनेशन शुरू कर दीजिए, बजाय एज उतना ऑप्शनल मत रखिए उसे, आप लोगों को घर भेजिए, वो जाकर के लोगों को जो है वैक्सीनेट करेंगे। ऐसे कोई मना थोड़ी ना करेगा, और मना करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये स्टेप सरकार अगर लेना चाहे तो ले सकती है। जिस तरीके से पोलियो ड्रॉप्स वगैरह दिए गए शुरू में, उसका भी लोगों ने विरोध किया था, कई लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, कई लोगों के मन में हजारों केसेस पर डे सामने आ रहे हैं। तो अगर हम लोग ने ये कदम अभी नहीं उठाया तो हम शायद तक लॉकडाउन की स्थिति में आ जाएंगे, और अगर हम लॉकडाउन की शबनम जी स्थिति में आ गए तो उस जान का क्या करेंगे जब जहान ही बर्बाद हो जाएगा? ये भी समझना बहुत जरूरी है शबनम जी। देखिए, निश्चित तौर पे हम इस वैक्सीन को पोलियो की तरह घर घर जाकर नहीं लगा सकते, क्योंकि इस वैक्सीन को एक विशेष टेम्परेचर में रखना जरूरी होता है। उसके लिए एक विशेष व्यवस्था अस्पतालों में होती है जिसके तहत ये वैक्सीन लगता है। लेकिन निश्चित तौर पे जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि जान तो हमारी है ना भाई, हम किसी पे भी अगर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जान तो हमारी है, इसलिए हमें अपनी जान की सुरक्षा के लिए आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को ये मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप निकलें और वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन कहीं ना कहीं हमें सुरक्षा जरूर प्रदान करती है। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद बार बार इस बात को सभी लोग बता रहे हैं, चाहे हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे हों या हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल्स जरूर करिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन लग जाता है तो फिर से कहीं आप सभी जिन्हें बाहर अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सुचारू चलने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, सब पे पाबंदी हो जाएगी, और उस सरकार के पास फिर कोई चारा नहीं रहता है कि वो लोगों की जान बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जान बचेगा तभी जहान भी है। शबनम जी, मैं फिर कह रही हूं, वैक्सीनेशन सबसे लास्ट है, ट्रैकिंग में सबसे पहले कह रही हूँ, ट्रैकिंग तो कर सकती है सरकार जिम्मेदाराना तरीके से, और उतना ही वॉलंटियर बना के लोगों को जिस हिसाब से सरकार कर सकती है। पर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप जबरदस्ती किसी को इस तरीके से वैक्सीन नहीं दे सकते। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारी जनता स्वेच्छा से जी टेस्टिंग बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक मीटिंग में बोला है कि टेस्टिंग को भी अब बढ़ा दिया जाए।
तो निश्चित तौर पे टेस्टिंग भी बढ़ा, सारी नहीं, मैं व्यवस्थाओं आज को आपसे बात कर रही से- हूँ तो मैं ये इसलिए मैं इस बात को बार बार जोर दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बीच बीच में जब पिछली बार भी लॉकडाउन लगा उसके बाद कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा सामने आए तो आरटीपीसीआर टेस्ट कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि जिस तरह से केस बढ़ रहे थे। तो मैं इसलिए बार बार जोर दे रही हूँ कि सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर दिया जाए और ट्रैकिंग और टेस्टिंग आप घर घर जाके करिए, क्यों नहीं कर सकते? इसमें लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहता। जब अगर हमें कोरोना की उस चेन को तोड़ना है तो हमें ये जबरदस्ती भी करना पड़े तो हमें इससे करना चाहिए, मेरा मानना ये है। देखिए सरकार टेस्टिंग बढ़ा चुकी है और कांटेक्ट ट्रेसिंग पे भी सरकार बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, क्योंकि जो भी कोरोना संक्रमित आ रहे हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करके भी सरकार करोड़ों की संख्या है, इसमें एक एक व्यक्ति को पकड़कर उनका टेस्टिंग करना असंभव सी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या का किसी भी देश में अगर जाए तो इतनी बड़ी जनसंख्या की पूरी टेस्टिंग नहीं हो पाए। लेकिन हमारे देश में खासकर उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग जिस करोड़ों की संख्या में हुई है और ये टेस्टिंग 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी में हो गई और अभी भी टेस्टिंग का काम जारी है। लेकिन टेस्टिंग के साथ कांटेक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी है, तो उस पर सरकार बहुत जोर दे रही है कि जिनको कोरोना संक्रमित है वो किन किन लोगों से मिले हैं और कहां कहां गए हैं, तो उससे भी बहुत हद तक कोरोना को रोका जा सका है। पिछला अनुभव को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए सरकार अभी फिर से काम में जुट गई है। क्या हम तैयार हैं इस बदलती हुई परिस्थिति के लिए? निश्चित तौर पे एक अनजान वायरस है, अनजान वायरस के साथ लड़ाई करने के लिए जितनी तैयारी सरकार को करनी चाहिए सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। जब हम पहली बार कोरोना से लड़ाई लड़ने जा रहे थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। मैंने आपको बताया एक टेस्टिंग लैब था, पीपीई किट का तो हम लोग नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस मुस्तैदी के साथ काम किया कि पीपीई किट देश में बनने लगा, यहाँ तक एक्सपोर्ट भी होता है, मास्क भी बनने लगा, वेंटिलेटर्स बहुत से हॉस्पिटल्स में नहीं हुआ करते थे उनका प्रबंध किया। करीबन 674 लेवल 1, 2 और 3 के जो है हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश में तैयार किए गए जो कि कोरोना से लड़ सके और 74,000 कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए। तो हम पहले से ज्यादा मजबूती से इस पे लड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अनजान वायरस है, ये हमेशा अपना जो है स्ट्रेन बदलता रहता है, तो इसके लिए क्या विशेष लड़ाई करनी होगी वो डॉक्टर्स जो हमारे हैं वो इस पर अध्ययन करेंगे और निश्चित तौर पे सरकार उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगी। आपका क्या कहना है? क्या लगता है जान और जहान दोनों को बचाना है और नए स्ट्रेन से भी लड़ना है, क्योंकि हमें उसकी पता नहीं है वो कितना घातक हो सकता है, किस तरह से वो अपने रूप और भी ज्यादा बदल सकता है। निश्चित रूप से देखिए इस लड़ाई को जो है और ज़्यादा कारगर बनाया जा सकता है। जो पहल सरकार ने की है ठीक है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना चाहिए। लॉकडाउन मैं समझता हूँ कोई उससे बहुत ज़्यादा हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी कई महीनों लॉकडाउन लगाया, उससे बस कुछ गिनती जो है हम कुछ दिनों के लिए रोक पाए। ऐसा नहीं है कि वो वायरस जो है अगर आपने मान लीजिए 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दिया तो जब आप 31वें दिन लॉकडाउन खोलेंगे तो वो 1 महीने के जो सारी कसर है वो एक जो 31वें दिन आके बराबर हो जाती है। लेकिन तो इसका कोई वो नहीं है कि आप 2 महीने लॉकडाउन लगा दीजिए या 3 महीने लॉकडाउन लगा दीजिए तो ये वायरस खत्म हो जाएगा, तो 3 महीने बाद खोलेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप 3 महीने बाद उसी जगह खड़े होंगे जहां आप 3 महीने पहले पहली तारीख को आप खड़े हुए थे। तो लॉकडाउन जो है वो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वो है कि सरकार एक काम कर रही है, लोगों को घर में बंद किया है जिससे कि कुछ जब आप घर में रहेंगे तो फैलना कुछ कम होगा उस टाइम के लिए, लेकिन फैलेगा वो फिर भी और खत्म तो होगा नहीं। और मकसद हमें उसे खत्म करना है, तो वो खत्म करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन दी मेजर्स कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव उसको जो है उस तरीके से हम लेकर के चलेंगे तभी हम कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ लॉकडाउन इज आउट ऑफ क्वेश्चन, हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा कि रात में जो है वो पाबंदी लगा देते हैं, तो फिर उसके भी तर्क थे कि भाई क्या रात में जो है कोरोना काम नहीं करेगा या दिन में ही फैलेगा, इस तरीके तो जो है बहुत साइंटिफिकली वी शुड अप्रोच दिस और हमें इसकी एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए, केवल दिखाने भर के मेजर्स ना हो। इसीलिए ट्रैकिंग और टेस्टिंग पर जोर देने की भी जरूरत है। मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ। पंकज जी क्या लगता है, जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि लॉकडाउन विकल्प नहीं है और ये सच्चाई है, ये हमने सबने देखी है, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे भी, उसके बाद डॉक्टर आदर्श पाऊंगी, प्लीज जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम की कमी।
जान का हम इसका क्या करेंगे अगर हमारा जहान ही बर्बाद हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं हमें दोनों चीजों को बचा के चलना है, बैलेंस करके चलना है। देखिए, सर्वप्रथम तो जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा और तमाम तरीके की बीमारियां आती हैं और चली जाती हैं। स्वाइन फ्लू भी आया था 2018-19 में, अरे सॉरी आपके 1918 में और 1918-19 में, तो उस समय भी लोगों ने मास्क लगाया और तमाम चीज़ों पे रोकथाम करते हुए उसमें विजय प्राप्त की। तो आज अगर जनमानस को भी जागरूक होना पड़ेगा और लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि भी आपने कहा, लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं। लॉकडाउन से बस खाली आप उस समय प्रिकॉशनली थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप फिर पुनः जब लॉकडाउन खुलता है तो आप पुनः उस स्थिति में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आम जनमानस को जागरूक होना पड़ेगा और जो प्रिकॉशनरी मेजर बताए गए उनका उपाय करें। ये कोई बहुत वो नहीं, किसी को ना कोई दवाई खाना है ना कुछ खाना है, खाली आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाथ धोना है, इन सब चीजों का डिस्टेंस बना के रखना है। तो इन चीजों का तो जनमानस प्रयोग कर सकता है। ये तो लापरवाही का परिणाम है कि जनमानस इस पे ध्यान नहीं दे रहा, उसी का नतीजा है कि आज ये चीजें बढ़ रही। मेरे पास समय कमी है डॉक्टर आदर्श, कम समय में मैं आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि इम्यूनिटी अच्छी होने के बावजूद जो सेकंड वेरिएंट है वो भी तब भी इफेक्टिव हो रहा है, तो हम पता नहीं कर सकते। और जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि लॉकडाउन नहीं लग सकता, कोरोना दोबारा से नहीं आ सकता, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं 10 सेकंड में प्लीज? हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है सेल्फ को जो है अपने आप को इतना प्रोटेक्ट रखना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। और जहाँ की हम बात कर रहे थे 20% लोग जो शहरों में हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की अगर हम बात करें, अगर वहाँ पे टेस्टिंग को बढ़ा दिया जाए तो आज भी हम उस भयानक लॉकडाउन से बच सकते हैं। और यही सबसे अच्छा जो है निदान है कि टेस्टिंग के द्वारा जो है हम उनको आइडेंटिफाई कर लें और उनको अस्पताल भेजने से पहले ही उनको हम क्वारंटाइन करके उन चीज़ों को कवर किया जा सके और प्रॉपरली मास्क, सैनिटाइजर और भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट में हमारे साथ हिस्सा बनने के लिए। तो हमारे साथ शबनम पांडे बीजेपी नेत्री, मेजर आशीष सपा नेता, पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं भी लगातार इस बात पर जोर दे रही हूँ कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीट पर आपको ध्यान देना है, लेकिन मैं आपसे भी अपील करती हूँ कि आप ये मत होइए, बेफिक्र मत होइए। आप लोग को भी जरूरत है कि आप खुद भी इस चीज को सोचें कि जिस तरह से कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है वो कितना घातक है और ये नया वेरिएंट किस तरह से आपके ऊपर प्रभाव छोड़ सकता है, किस तरह से आपकी इम्यूनिटी पर ये एक तरह से वार कर सकता है। तो इसको सोचने की जरूरत है और आपको टेस्ट करवाने की भी जरूरत है। तो प्लीज टेस्टिंग में किसी तरह से कोई लापरवाही ना बरते और कोरोना प्रोटोकॉल्स को जरूर फॉलो करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।